आज यानी 19 अक्टूबर शनिवार को सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बीएचयू के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन द्वारा कायम जंगल राज और उनके द्वारा नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डॉक्टर ओम शंकर हृदय रोग विभाग बीएचयू के अधिकारियों के ऊपर करप्शन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से जांच करने की बातों को कहा गया। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। उनके शोषण के लिए अधिकारियों को बिठाया है, जिन अधिकारियों ने की वजह से हजारों मरीजों की जान गई है। मरीज बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला हजारों मरीज को, और कईयों की उसमें जान चली गई, जिसके कंप्लेंट ऑफिशियल कंप्लेंट के साथ भी इनके विरुद्ध वो अपराध साबित हुआ था, जो मैंने पहले भी दिखाया है। प्रोफेसर के गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारी को लगातार बनाए हुए हैं। 3 साल से का कार्यकाल 6 मई 2024 को पूर्ण होने के बाद भी उसके बाद भी बनाया हुआ है। उनकी जिनकी नीतियाँ अवैध है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी बनाए गए हैं, वो भी उसको हटाकर जो 24 घंटा बैठे हैं उसको कह रहे हैं कि आप अवेलेबल ही नहीं हैं। अगर ये गुंडा राज नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी किसको एनआरकी कहा जाएगा, किसको जंगल राज कहा जाएगा। एक व्यक्ति जो प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी जो मेडिकल सुप्रेंट है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब के आदेश को नहीं मानता, इस विद्यालय कानून को नहीं मानता, यूनिवर्सिटी के लिखित एक्ट इंस्टीट्यूट और ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानता, जो कमिटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति पद पर कैसे बने हुए हैं? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? क्या ये अराजकता नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचारी आदमी हर जगह चारों तरफ बैठे होंगे? तीसरे व्यक्ति डॉक्टर धर्मेंद्र जैन है, जो जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे कई हुए। कमेटी ने उसको सत्यापित किया है। आम मरीज, नॉर्मल मरीज में स्टेंट लगा रहे हैं, 1 के बदले 3 लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत और सरकारी फंड के मिलने के बाद भी ऊपर से पैसे ले रहे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में आरटीआई से मांग सकते हैं। अगर एक छड़े लगाने के लिए मैं किसी पेशेंट को लगाता हूँ, उसका कॉस्ट अगर 30-35 हज़ार के आसपास होगा, तो उनके 1,30,000 के आसपास है। ये विश्वविद्यालय के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही इंस्टीट्यूट में कैसे हो रहा है, जबकि मेरे मरीज और उनके मरीज को कंपेयर कर सकते हैं। मेरे ज़्यादा मरीज बचते होंगे, उनके कम मरीज बचते होंगे। ये सब अधिकारी आंकड़े हैं जिसको आप निकाल के देख सकते हैं। अगर इस तरह का खिलवाड़ खुलेआम हो रहा हो, इसकी कंप्लेन कुलपति महोदय से करने के बाद भी वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के तो वो भ्रष्टाचार को पाल पोष कर बड़ा कर रहे हैं। इस तरह से अपराध की बदिया बना दिया है। महामना की बदिया को अपराध की बदिया बना दिया। जहाँ रूल ऑफ लॉ हुआ करता था, वहाँ पर मतलब जंगल राज कायम हो गया, जो बहुत ही दुखद है। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु न सिर्फ इनको तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए, उनका कार्यकाल खत्म होने की आप इंतजार नहीं करें, उनको तुरंत पद से हटाए और उनको सीधा जेल में भिजवाएं और उनके लिए जांच कमेटी गठित करें कि ये ऐसा भ्रष्टाचार करके आपको किस तरह से अपमानित किया है, आपको चुनाव हरवाने की किस तरह से साजिश रची है उन्होंने, और उन्होंने आपको अपमानित, आपने उसको रिवार्ड दिया और उन्होंने आपको अपमानित किया। इसके लिए उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। और हृदय रोगियों के लिए जिस तरह से बेड छीने गए हैं हृदय विभाग के, ये घोर निंदनीय है। और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की भर्ती न सिर्फ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है, बल्कि मानवता के भी खिलवाड़ है, कानून के विरुद्ध है। किसी भी तरीके से ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर इस चिकित्सा अधीक्षक महोदय पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। अब इसके लिए एक और जो दूरगामी जो सॉल्यूशन है, जो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय रोग विभाग को अलग से एक 500 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवा दिया जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित कर हो पाए, जिससे प्रधानमंत्री जी के जो स्वास्थ्य के प्रति सोच है वो आगे बढ़े। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की उनकी सोच है, वो जनता के लिए जो सोचते हैं उनके वो विचार लोगों तक पहुँचे, लोगों में उनके लिए प्यार जगे, उनके लिए सद्भावना जगे। तो
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए हृदय रोग यहाँ आने वाले इलाज के लिए जो पूर्वांचल और आसपास के 10 करोड़ आबादी जहाँ आते हैं इलाज के लिए, वो 500 बेड का एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर अगले बजट जो कि अभी 2-3 महीने के बाद ही आने वाले हैं, उस बजट में पहले घोषित कर बजट में लाया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता आपके प्रति कृतज्ञ होगी। और पूरे देश के लिए, क्योंकि हृदय की बीमारी की समस्या सिर्फ बनारस की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2030 यानी कि 6 साल के अंदर ही हृदय बीमारी 50% और बढ़ जाएगी। यानी अगर आज 100 है तो कल 150 हो जाएगी। इतनी तेजी से जिस रफ्तार से ये बीमारी बढ़ रही है, अगर इस पर कार्रवाई करनी है तो कोविड जैसे इलाज नहीं करना है कि जब आएगा तब अस्पताल बनाएंगे। अभी से अस्पताल बनाना शुरू करिए और अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाइए, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो और ये पूरे देश के हर कोने में स्थापित हो जहां इसकी आवश्यकता है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं। सर, आमरण अनशन के साथ साथ आपका अगला कदम क्या होगा? आमरण अनशन तो पहले हो चुका है जी। अभी तो सरकार को फिर से जगा रहे हैं। अब सरकार को हमारा काम है जो सही को सही और गलत को गलत बताना। जो सही सूचनाएं सरकार के पास नहीं जाती है, सरकार को सही सूचना देना। उनके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ही विश्वासपात्र लोग, उनको आम जनता और उनके समक्ष, यानी खुद प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको एक्सपोज करना और आम जनता को अब उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। क्योंकि सिर्फ मैं अकेले अगर लड़ाई लड़ूंगा या लड़ता हूँ तो सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को या आम जनता को या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। अगर बेड नहीं मिलेगा तो मेरे लिए तो सुविधा होगी कि मुझे कम काम करना पड़ेगा। आपके साथ और कितने डॉक्टर्स आप जुड़ने वाले हैं? देखिए, जुड़ने वाले तो सभी जुड़े हुए रहते हैं, ज़्यादातर जुड़े रहते हैं, लेकिन हर आदमी सामने आकर अपनी बात नहीं कर पाते। चाहे वो कोई भी वजह हो, उनकी व्यक्तिगत जो भी वजह हो, उससे नहीं आते लोग। लेकिन यहाँ ये जंग डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर को बेड नहीं चाहिए, हम अपने बेड नहीं मांग रहे हैं, हम उन मरीजों के लिए मांग रहे हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, जो पक्ष और विपक्ष की सरकारों के वोटर हैं। उनके लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, जीवन जीने के अधिकार मांग रहे हैं, कानूनन अधिकार मांग रहे हैं। अभी जब इस देश की सभी जनता को ये अधिकार मिलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश समग्र रूप से मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन वो भी बीमार, जिसकी आपको पता है कि हृदय की बीमारियां आज आधी से ज़्यादा मौतें 50 साल से कम आयु की वर्ग में हो रहा है, यानी युवा में हो रही है। और 40 साल से हर तीसरा व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसकी आयु 40 साल से भी कम है। तो ये तो युवा है। अगर युवा ही कमजोर हो जाएगा तो देश मजबूत कैसे होगा? अगर आपको इस देश को सोने की चिड़िया बनानी है तो हमारे नींव को मजबूत करना होगा। नींव हमारी युवा है और युवा को स्वास्थ्य और शिक्षित नहीं करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार नहीं देंगे, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए यही सरकार को बता रहे हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क खाली नहीं होता या हवाई जहाज। सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी व्यवस्था में मानव है, क्योंकि ये मानवों के लिए सारी सुविधाएं हैं। पहले मानव को विकसित करना होगा, उसके बाद रेल, रोड और अन्य सुविधाएं। तो मानव के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ही मानव पूंजी बनाता है और जब मानव पूंजी बन जाएगा तो उससे देश मजबूत होगा। ये देश के मजबूती के लिए कदम है।